अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ में आपको जो चाहिए वह पाने के लिए सबसे जरूरी चीज कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे? क्या है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट? आप सब लोग कोशिश कर रहे हैं कम्पेटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने की। आप चाहे किसी भी कम्पेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ चीजें होती हैं जो सभी एग्जाम्स की तैयारियों में कॉमन होती है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि वह क्या है, तो क्या जवाब होगा आपका? थोड़ा सोचिए जरा इस बारे में। मैं तो कहूंगा वह चीज है आपका आपकी पढ़ाई पर या और भी किसी काम पर फोकस। देखिए, फोकस एक ऐसी चीज है जो आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं जाने देती। आप अगर कोई चीज पढ़ रहे हो और आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, तो आप किसी भी कीमत पर उन पढ़ी हुई चीजों को मेमोरी में रिटेन नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप पढ़ते समय पूरी तरह से फोकस्ड हो और आपका ध्यान कहीं नहीं भटक रहा हो, तो आप काफी कम समय में बहुत ज्यादा पढ़ सकते हो। और उन पढ़ी हुई चीजों को बाद में याद करना भी आपके लिए आसान हो जाता है। और अगर आप पूछ रहे हो कि अपना फोकस कैसे बढ़ाएं, तो मैं आपको बता दूं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे कि आप हर रोज एक्सरसाइज या मेडिटेशन कर सकते हो। इससे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फायदे देखने को मिलेंगे। मगर उसके लिए आपको हर रोज उन्हें पेशेंस के साथ फॉलो करना होगा। खैर चलिए, हम अपने कल के सवाल का जवाब देख लेते हैं। कल मैंने आपको रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन के बारे में सवाल पूछा था। पूरा सवाल था, पहला रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन इनमें से कौन सी बीमारी के लिए सबसे पहले बनाया गया था? इसका सही जवाब है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी के लिए 1986 में पहला रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बनाया गया। इस वैक्सीन का नाम था एंगेरिस बी। अब जब दुनिया में कोई भी वैक्सीन बनता है और उससे वैक्सीनेशन के लिए लोगों पर इस्तेमाल करने की बात आती है, तो उस वैक्सीन को रेगुलेटरी सैंक्शंस लेने पड़ते हैं। 1986 में अमेरिका की रेगुलेटरी बॉडी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे टीकाकरण के लिए इस्तेमाल करने की परमिशन दी। तब यह रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया पहला वैक्सीन बन गया। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का मतलब है कि ऐसा वैक्सीन जिसे बनाने के लिए एक से ज्यादा स्पीशीज के डीएनए का इस्तेमाल किया गया हो। भारत में बने कोविशील्ड और कोवैक्सीन रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन नहीं है। आपकी एग्जाम्स में आप वैक्सीनेशन पर अगले 2-3 सालों में क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसलिए इन बातों को ध्यान से पढ़ना। बढ़ते हैं हम अपने ओवरव्यू की तरफ। आज दो काफी बढ़िया आर्टिकल्स हमें पढ़ने हैं। आपको याद होगा कल हमने भारत, चाइना और यूएसए के ट्रायंगुलर रिलेशंस के बारे में पढ़ा था। आज का आर्टिकल सिर्फ भारत और यूएस के रिलेशंस पर बेस्ड है। यह एग्जाम के हिसाब से इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यूएसए में विजिट के लिए गए। हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने भारत और अमेरिका के बीच स्ट्रैटेजिक संबंध और भी मजबूत करने के लिए अपने कमिटमेंट को दर्शाया। और आपको पता होगा भारत इस साल यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर भी है। इसलिए यह विजिट भारत के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरे आर्टिकल के बारे में जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो, तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आने की कोशिश आगे भी करता रहूंगा। चलिए, हमारा आज का दूसरा आर्टिकल बात कर रहा है केसेस के ओवरलोड के बारे में। इस साल अप्रैल और मई के महीने में भारत में कोरोना वायरस केसेस बहुत बढ़ गए थे। लेकिन राइट यहाँ पर हमारा ध्यान खींचते हैं भारत की न्याय व्यवस्था में बढ़ते हुए केसेस तरफ। भारत में मार्च 2020 से लॉकडाउन लगाया गया था। तब से भारत के कोर्ट्स फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से केसेस की संख्या बहुत बढ़ गई है और आगे और बढ़ने की संभावना है। इस क्राइसिस से निपटने के लिए हमारी सरकार को अच्छा फोरसाइट रखना होगा। आगे देखेंगे इसके बारे में राइटर और क्या कहते हैं। अगर आपको आर्टिकल्स अच्छे से समझने हैं, तो आपको वोकैब्युलरी लर्न करनी ही होगी। आज के आर्टिकल्स में यूज किए गए कुछ शब्द उनके अर्थ के साथ हमने आपको यहाँ पर दिए हैं। उम्मीद है आप इन्हें अच्छे से पाओगे। आप इनका स्क्रीनशॉट निकालकर इन्हें लर्न किया कीजिए। तो चलिए आते हैं हमारे पहले आर्टिकल पर, इंडिया एंड द बिडेन मोमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें बात की जा रही है भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों की। अब देखिए, जब हम किसी भी देश के साथ संबंधों की बात करते हैं, तो वह हमें कुछ डायमेंशंस के बारे में सोचना पड़ता है। कौन से भी दो देशों के बीच 3 अलग अलग लेवल्स पर रिलेशंस हो सकते हैं। पहला है बायलैटरल डायमेंशन, जिसमें सिर्फ दो देश, जैसे कि हम यहाँ पर भारत और अमेरिका के बारे में बात करेंगे। बायलैटरल डायमेंशन में सिर्फ भारत और अमेरिका दोनों के बीच के संबंधों को लेकर बातचीत होगी।
जैसे कि ट्रेड, टैक्स वगैरह वगैरह। दूसरा डायमेंशन होता है रीजनल। इस डायमेंशन में किसी एक देश पर फोकस नहीं होता, बल्कि एक पूरे रीजन के बारे में इसमें सोचा जाता है। जैसे कि भारत और अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन के महत्व के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मैप में आप यहाँ भारत को देख सकते हैं, यह रहा चाइना और यह बाकी सारी ईस्ट एशियन कंट्रीज। अब जहां पर रीजनल की बात आती है, भारत और अमेरिका दोनों के लिए यह ईस्ट एशियन रीजन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस पर साथ मिलकर काम करने के लिए रीजनल डायमेंशन का उपयोग किया जाता है। आते हैं तीसरे डायमेंशन की तरफ, जो कि है मल्टीलैटरल। मल्टीलैटरल डायमेंशन को ही ग्लोबल डायमेंशन भी कहा जाता है। इसमें बात होती है कि दो देश मिलकर पूरी दुनिया के साथ एंगेजमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर हम भारत और अमेरिका के बारे में बात करें तो हमारे लिए रीजनल डायमेंशन फिलहाल के वक्त में बहुत ज्यादा मायने रखता है, और खासकर जो मैंने आपको मैप में दिखाया वही ईस्ट एशिया का रीजन, क्योंकि उस रीजन में चाइना बहुत अग्रेसिवली बिहेव करता है। हमारे परराष्ट्र मंत्री की भेंट भारत और अमेरिका के बीच तीनों ही डायमेंशंस में सिनर्जी बढ़ाएगी। भारत ने तो हमेशा से ही मल्टीलैटरल वर्ल्ड की बात की है। भारत अपने मल्टीलैटरल एम्बिशंस आगे बढ़ाने में प्रेसिडेंट जो बिडेन की भी मदद ले सकता है। जो बिडेन ने पिछले प्रेसिडेंट ट्रंप का यूनिलैटरल अप्रोच ठुकराया है, मगर ट्रंप ने जो इंडो पैसिफिक टर्म कॉइन किया था उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने अपनाया है। इंडो पैसिफिक रीजन भारत और अमेरिका दोनों को ही लंबे समय तक साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी देता है, और हाल ही में बने क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को एशियन आर्किटेक्चर को बदलने में एक पोटेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखा जा रहा है। मगर इन सब में आज के दिन की बात की जाए तो भारत को सबसे पहले वायरस से लड़ना है, और उसके लिए अपने लोगों को वैक्सीनेट करना यह भारत की प्रायोरिटी है। इसके बारे में भी दोनों लीडर्स के बीच बात होने की संभावना है। भारत के फॉरेन मिनिस्टर न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन दोनों को ही विजिट करने वाले हैं। आपको पता होगा वॉशिंगटन अमेरिका की राजधानी है, और न्यूयॉर्क महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है। और जनवरी 2021 से अगले 2 साल तक भारत यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया है। इसलिए यह विजिट भारत के बायलैटरल और ग्लोबल दोनों ही डायमेंशंस पर इम्पैक्ट करेगी। वैसे देखा जाए तो बिडेन का एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्रांजैक्शन अप्रोच से काफी ऑर्गेनाइज्ड है, और हाल ही में प्रेसिडेंट बिडेन ने तीनों ही लेवल पर भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और ज्यादा मजबूत करने की कमिटमेंट की है। अमेरिका भारत में वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एसेंशियल सप्लाईज भी प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि शुरुआत में उन्होंने ऐसा करने से मना किया था, मगर बाद में एक बहुत बड़े फ्रेमवर्क के तहत भारत को सपोर्ट किया जा रहा है। भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करना रीजनल डायमेंशन में आता है, क्योंकि भारत में बनी वैक्सीन का फायदा अन्य देशों के लोगों को भी मिलता है। भारत सिर्फ अपने लोगों के लिए वैक्सीनेशन सीमित नहीं रखता है। वैक्सीन माई 3 इनिशिएटिव के तहत भारत अन्य देशों में मिक्सिंग भेजता है। कोल्ड वॉर के वक्त भारत और अमेरिका दोनों ही ऑपोजिट साइड्स में थे। कोल्ड वॉर के बाद भी भारत ने रशिया और चाइना की पोजीशंस को समर्थन दिया था। मगर आपको पता होना चाहिए, बाद में चाइना ने न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप यानी एनएसजी में भारत के एंट्री को ब्लॉक किया था, और यूएनएससी में कश्मीर मुद्दे को उठाया था। उसके बाद भारत ने चाइना की ग्लोबल पोजीशंस को समर्थन देना बंद किया। एनएसजी में भारत को एंट्री तो नहीं मिली, लेकिन बाद में यूएसए ने भारत के न्यूक्लियर आइसोलेशन को खत्म करने में मदद की, और फ्रांस भी हमारी मदद करने के लिए आ गया। फ्रांस ने चाइना द्वारा कश्मीर मुद्दों को यूएनएससी में उठाए जाने पर ब्लॉक किया। आज के समय में भारत और अमेरिका क्लाइमेट चेंज और ट्रेड इन दोनों चीजों पर काम कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज में भारत को कार्बन न्यूट्रल होने के लिए अमेरिका मदद कर सकता है, और ट्रेड में दोनों के बीच डब्ल्यूटीओ में जो इश्यूज है उसका सल्यूशन निकाला जा सकता है। दोनों को ही पता है कि चाइना की वजह से दोनों देशों की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिवली इंपैक्ट हुई है। यह आर्टिकल कल के आर्टिकल के साथ जोड़कर भी आप पढ़ सकते हो। उम्मीद है आपको ये आर्टिकल समझ आया होगा। चलिए जल्दी से दूसरा आर्टिकल भी देख लेते हैं। यहाँ पर राइटर कहते हैं, किसी भी तरह के क्राइसिस को रोकने के लिए फोरसाइट की जरूरत होती है। फोरसाइट का मतलब है किसी घटना के सेकेंडरी इफेक्ट्स को एंटिसिपेट करना, और वो हम पर नेगेटिवली इंपैक्ट न करें इसके लिए आवश्यक कदम उठाना। मार्च 2020 में जो पहली बार लॉकडाउन लगा था, उसके बाद से हमारे देश के कोर्ट्स बहुत कम कैपेसिटी में काम कर रहे हैं।
कोर्ट्स में सिर्फ जो बहुत अर्जेंट मैटर्स है उन्हीं पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काम हुआ। कुछ कोर्ट्स ने तो डुअल एक्सेस हाइब्रिड सिस्टम का इस्तेमाल करके दिखा। डुअल एक्सेस हाइब्रिड सिस्टम कुछ बहुत अलग नहीं होता। इसका मतलब है लोगों को फिजिकली और डिजिटली दोनों मार्ग से जस्टिस सिस्टम का एक्सेस देना। लेकिन यह सिस्टम भी कोर्ट के कुछ काम नहीं आया। न्याय व्यवस्था में केसेस की पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स में हर दिन लगभग 25 के करीब नए केसेस फाइल किए जा रहे हैं। और पूरे देश में अलग अलग कोर्ट्स में केसेस की पेंडेंसी का आंकड़ा बढ़ रहा है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में 10.35%, हाई कोर्ट में 20.5% और डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स में 18.2% केसेस पेंडिंग है। देखिए यह नंबर आगे भी बढ़ सकता है अगर कोरोना वायरस के केसेस कम नहीं हुए और देश में लॉकडाउन चलता रहा। मार्च 2020 में जब लॉकडाउन किया गया था, तब देश भर के सभी कोर्ट्स में करीब 3.68 करोड़ केसेस पेंडिंग थे, जो कि अब बढ़कर 4.42 करोड़ हो चुके हैं। और जब तक कोर्ट्स खुलेंगे और फुल कैपेसिटी में काम करने लगेंगे, तब करीब यह पेंडिंग केसेस 5 करोड़ के आसपास जा चुके होंगे। कोर्ट्स की इस समस्या के हमेशा दो सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, डिजिटल फंक्शनिंग और प्रोसीजरल रिवैम्पिंग। अगर देखा जाए तो दोनों ही इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देश भर के कोर्ट्स में डिजिटल फंक्शन करने के लिए पहले तो डिजिटल डिवाइड कम करना होगा, जो कि मिडिल या लॉन्ग टर्म में ही मुमकिन है। इसलिए सबसे अच्छा सिर्फ एक ही सॉल्यूशन राइटर बता रहे हैं, और वह भी सालों से सबको पता है। वह है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स बढ़ाना, जिससे कि प्राइमरी लेवल पर ही ज्यादा से ज्यादा के केसेस को निपटा जा सके। देश भर के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखी जाती है। उसे कम करने के लिए कोर्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल सपोर्ट करना और प्रमोशन के लिए इंसेंटिव्स देना जरूरी है। इसे सरकार 15th फाइनेंस कमीशन और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के रिकमेंडेशन के तहत कर सकती है। इसका मतलब है हमारे पास सॉल्यूशंस अवेलेबल है, पर उन्हें अच्छी तरह से एग्जीक्यूट भी करना होगा, तभी भारत की न्याय व्यवस्था पर से केस लोड कम होगा। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बताना है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है। जवाब के लिए 4 ऑप्शन है आपके सामने। अटेम्प्ट कीजिए इस सवाल को। हमारा वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। See you in the next video. जय हिंद।